होता कुछ यूँ है कि 17वीं सदी में 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर छिड़ती है। लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश इन शॉर्ट। उसकी पब्लिक का राइट है कि वो हथियार उठा सकते हैं और एक मिलिशिया कायम कर सकते हैं। हमारी आवाम को लगता है कि शायद हम आवाम हैं और हमारा काम है महकूम रहना। आप स्टेटमेंट देते हुए घबराते हो और आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर गद्दारी का केस लगा देगा या कुछ लोग आपको आएंगे और उठाकर लेके चले जाएंगे। हेलो, मेरा नाम है मतीन हसनैन। आपने कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम सुना होगा, जैसे कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आज हम जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे उसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि करंट मॉडर्न डे वर्ल्ड में हर गवर्नमेंट और उसकी पब्लिक के दरमियान मौजूद है। ऐसी स्टेट्स जहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेसी कायम है वहाँ पर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। होता कुछ यूँ है कि पब्लिक अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है और उस रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है स्टेट की गवर्नेंस को रन करना। ये जो गिने चुने लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं, इनका काम होता है कि लेजिस्लेशंस करना और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना कि सोसाइटी रन कैसे करेगी। इनका काम होता है कि जो पब्लिक है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और पब्लिक का काम होता है इन रिटर्न इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी पाबंदी करना। और जब तक दोनों पार्टीज़, दोनों फरीक अपने ये फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं, गवर्नमेंट उनके राइट्स प्रोटेक्ट करती रहती है और जो पब्लिक होती है वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी करती रहती है, तब तक ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली चलता रहता है और जो स्टेट है उसके अंदर गवर्नेंस सिस्टम कायम रहता है। लेकिन जहाँ पर भी एक पार्टी अपनी ड्यूटी से विड्रॉ करती है तो वहीं पर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो आज हम डिटेल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, और ये वजूद कैसे आया, और इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी एसेंस क्या है। होता कुछ यूँ है कि 17वीं सदी में 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर छिड़ती है, जो कि 8 साल के अरसे तक कायम रहती है और इसमें 3 बहुत बड़ी जंगें होती हैं, जिसके अंदर 2 लाख के करीब सिविलियंस और सोल्जर्स की मौत होती है। इस जंग की वैसे तो कई सारी वजूहात थी, जिसमें एक फाइनेंशियल भी बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन उसकी जो सबसे प्रोमिनेंट वजह थी वो थी मजहबी। जो किंग चार्ल्स उस वक्त का बादशाह था, उसका ये मानना था कि रूल करना उसका डिवाइन राइट है और खुदा की तरफ से उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो जो पब्लिक है उसके ऊपर रूल करे, और अवाम का ये हक नहीं बनता कि कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन करे उसके हुक्मरानी के खिलाफ। तो उसके नतीजे में एक फरीक जो होता है इस जंग के अंदर, वो रॉयल और उसके रॉयल फैमिली और उसके जो लॉयलिस्ट होते हैं वो होते हैं, और दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियंस जो कि पब्लिक की तरफ से चूज़ किए गए होते हैं। तो इस तरह 2 फरीकैन, अवाम और हुक्मरान के खिलाफ वहाँ पर जंग होती है। इस काफ़ी खून खराबे के बाद ये होता है कि जो रॉयल साम्राज्य होता है उसको शिकस्त होती है और पब्लिक और पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं ये जीत जाते हैं। अब जब फाइनली उनको एक इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो सबसे बड़ा उनके ऊपर जो क्वेश्चन था, जो उस वक्त डिबेट लोगों में छिड़ पड़ी थी, वो ये थी कि आया अब हमें जब इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, हम आज़ाद हैं, तो अब हमें, जबकि हम इतना ऑप्रेस किए गए थे लास्ट गवर्नेंस सिस्टम के तहत, तो आया अब हमें अपनी लिबर्टी को कायम रखना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस को कायम रखना चाहिए, या किसी गवर्नेंस सिस्टम की तरफ जाना चाहिए? क्या ये गवर्नमेंट का सिस्टम जो है ये हमें दोबारा से अपने ऊपर लागू करना चाहिए, और आया अगर लागू करना भी चाहिए तो वो गवर्नेंस सिस्टम किस तरह का होना चाहिए? तो उसी दौर के अंदर एक इंग्लिश फिलोसोफर जिसका नाम थॉमस हॉब्स था, उसका ये कहना था कि इंसानों के ऊपर गवर्नेंस और गवर्नमेंट सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका ये मानना था कि इंसान ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है और सोशल कम है। वो सेल्फिश राइट को तो ज़्यादा देखता है, और लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको वायलेट करने पर अगर उसका दिल करे तो, और उसकी अगर ये चाह हो तो उसको वायलेट करने से भी गुरेज नहीं करता, और कभी कभार इस हद तक चला जाता है कि सामने वाले की जान को भी खतरा हो सकता है। तो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई राइट या रॉन्ग या कोई रूल, लॉ या कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पर एक इंसान को दूसरे इंसान के हक को या उसकी जान को नुकसान पहुँचाने से कोई नहीं रोक सकेगा।
तो उसका ये मानना था कि गवर्नेंस सिस्टम इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई गवर्नेंस सिस्टम नहीं होता, उसको थॉमस हॉब्स ने कहा कि वो एक स्टेट ऑफ नेचर है। और उसका एक फेमस कोटेशन है जिसमें वो कहता है, लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश इन शॉर्ट। यानी कि जो आपकी लाइफ होती है, जो स्टेट ऑफ नेचर जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती, वहाँ पर लाइफ काफ़ी डेंजरस होती है, और वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी काफ़ी कम होती है और लोग बहुत जल्दी मारे जाते हैं। तो उसका ये कहना था कि एक ऐसा सोसाइटी को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाने चाहिए जिसके अंदर वो कुछ तो अपनी लिबर्टी सेक्रीफाइस करें, और मिलजुल कर रहने का सिर्फ यही तरीका है कि कुछ अपनी लिबर्टी सेक्रीफाइस की जाए और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं ताकि कोई भी किसी दूसरे इंसान के जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है उसके राइट को वायलेट ना करे। और हर एक इंसान का हक है, एक बुनियादी हक है कि वो उसे ज़िंदा रहना चाहिए और उसकी लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए हर हाल में। तो उसको इंश्योर करने के लिए उसका ये मशवरा था कि एक ऐसी अथॉरिटी या एक और इन फॉर्म ऑफ किंग और अ ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप या किंग ऐसा बना देना चाहिए जिसको अनलिमिटेड पावर दे देनी चाहिए और अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए दी जानी चाहिए, ताकि उसके ऊपर किसी का कोई बर्डन ना हो और वो एक जस्टिस के साथ अपनी जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंश्योर करें। थॉमस हॉब्स की इस थ्योरी के 30 साल के बाद एक और इंग्लिश फिलोसोफर जिसका नाम जॉन लॉक था, उसने ये थ्योरी दी। उसने कहा कि इंसान बाय नेचर जो है वो ईवल नहीं है, वो पीस और हार्मनी में रहना चाहता है और दूसरे जो इंसान हैं उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करना जानता है। और उसका ये कहना था कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो ही सिर्फ इंसान का बुनियादी हक नहीं है, इसके अलावा आज़ादी का हक उसको हर इंसान को मौजूद है और उसके इस राइट को किसी को वायलेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिलीजन प्रैक्टिस करने का हो या कोई एक्टिविटी करने का हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का हो या किसी तरह की भी एसोसिएशन कायम करने का हो, अनटिल एंड अनलेस अगर वो किसी के राइट को वायलेट ना करता हो। इसके अलावा उसका कहना था कि राइट टू प्रॉपर्टी हर किसी का हक है, कि हर किसी को ये हक होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी अपनी बनाए और उसको अपनी जो वेल्थ है उसको एक्सपैंड करे, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो इस राइट को वायलेट करे। तो उसका ये कहना था। जो उसकी क्रिटिक थी थॉमस हॉब्स के इस आइडिया के ऊपर, जो गवर्नेंस सिस्टम था उसके ऊपर ये थी कि अगर आप किसी को अनलिमिटेड पावर फॉर द अनलिमिटेड टाइम फ्रेम दे दोगे तो उससे ये होगा कि करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसकी ये तजवीज़ थी कि हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक को चुनने चाहिए जो कि उनकी जगह पर लेजिस्लेशंस करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, और जो पब्लिक होगी उसका काम होगा कि वो गवर्नमेंट के उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी करें, और इन रिटर्न जो गवर्नमेंट का काम होगा वो पब्लिक के राइट्स को इंश्योर करना और उनकी जान, माल और आज़ादी और राइट टू प्रॉपर्टी का जो ये हकूक़ हैं इनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी। और उसका ये कहना था इसके लिए हमें लिमिटेड पावर के साथ एक ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करना चाहिए, और कुछ ऐसे जो आपके एंटिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, उनको सैलरीज दी जाएंगी और वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक सोसाइटी के अंदर हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये गवर्नमेंट लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होगी। और इस गवर्नमेंट को अगर पब्लिक ये समझती है कि वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा नहीं उतर रही, तो ये अवाम का इंडिविजुअल हक है और राइटफुल एक्ट होगा अगर वो जो पब्लिक है वो उस करंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर खड़ी होती है, या तो उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन करके उसको आउस्ट करती है और एक नई गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, या फिर रेवोल्यूशन की तरफ जाती है और उसको अगर इसके लिए हथियार भी उठाने पड़े करंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अगर उस गवर्नमेंट ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी नहीं की, तो ये राइटफुल एक्ट होगा और कोई इस हथियार उठाने को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन उसके 50 साल बाद एक और फिलोसोफर जिनका ताल्लुक जिनीवा से था, स्विट्ज़रलैंड, उनका नाम था जॉन जैक रोसो। उनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट है उसका जो सिरे से जो वजूद ही है
वो इंसान की लिबर्टी के लिए ख़तरा है। उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, इससे इंसान की जो आज़ादी होती है, जो फ़िक्री आज़ादी होती है, या अपनी तौर पर अपने तर्ज के मुताबिक ज़िंदगी जीने का जो नाम है, जो उसका राइट है, वो वायलेट होना शुरू हो जाता है। तो उसका ये कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो होनी ही नहीं चाहिए, और उसने जनरल विल का उसने एक कॉन्सेप्ट दिया। उसके मुताबिक हर एक ऐसा इशू जिसके ऊपर सोसाइटी चाहती है कि उसके ऊपर पॉन्डर किया जाए और उसके खिलाफ, उसके बारे में कोई निगोशिएशंस की जाएं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, उसके अंदर हर सोसाइटी के हर इंडिविजुअल का राइट है कि उसके ऊपर वोटिंग दे, और उसकी वोटिंग के बाद और उसको रूल बनाना चाहिए कि किस तरह के रूल्स जो होंगे सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। जो रोसो का आइडिया था इस हवाले से, वो तो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल था, जिसकी वजह से यूरोप ने इसको अडॉप्ट भी नहीं किया। लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हॉब्स और लॉक का पर्सपेक्टिव था, वो काफ़ी प्रैक्टिकल था, जिसकी वजह से यूरोप ने इसको काफ़ी हद तक अडॉप्ट भी किया। और आज हमें जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिसे हम लिबरल डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, वो हॉब्स और लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही रिफ्लेक्शन है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि तमाम डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर मौजूद है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और इसकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंस है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसीज इन द करंट एरा, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अवाम के राइट्स को इतना प्रोटेक्ट किया गया है और इतना इंश्योर किया गया है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एसेंस को इतना हाईलाइट किया गया है कि उसके अंदर बिल ऑफ राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसकी सेकंड अमेंडमेंट के अंदर ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर पब्लिक ये फील करती है कि जो गवर्नमेंट है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी नहीं कर रही, तो ये उसकी पब्लिक का राइट है कि वो हथियार उठा सकते हैं और एक मिलिशिया कायम कर सकते हैं, और अपनी जो करंट सिटिंग गवर्नमेंट है उसको टॉपल करने के लिए उसके खिलाफ कोई कैंपेन कर सकते हैं या कोई रेवोल्यूशन खड़ा कर सकते हैं, और उनके इस एक्ट को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर अगर हम पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी की बात करें, जहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर भी कायम है और उसी की एक लड़ी है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट से होता आ रहा है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है और जो उसका जो एसेंस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वो बहुत ज़्यादा लैकिंग है। जो हमारी पब्लिक है वो इस चीज़ से बहुत ही अनअवेयर है कि ये एक्चुअली जो गवर्नेंस सिस्टम है या जो पब्लिक के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है, इसका पर्पज़ क्या है, ये गवर्नमेंट सिस्टम, ये जो करंट मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम है, ये वजूद में कैसे आया है, ये हमें पता ही नहीं है। हमारी आवाम को लगता है कि शायद हम आवाम हैं और हमारा काम है महकूम रहना, और इनका काम है, जो आपके ऊपर रूल करते हैं, इनका काम है रूलर रहना, और हम इनकी जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये हमारी सोच है एज अ मुआशरा, एज अ पाकिस्तानी पब्लिक, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट से ही अनअवेयर हैं कि ये गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, ये सारा घनचक्कर है क्या। इसी वजह से जो इस वीडियो को बनाने का मतलब है वो यही है कि अवाम को अवेयर करना कि ये एक्चुअली जो आपकी जो स्टेट रन कर रही है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर रन कर रही है, जिसमें हम थ्रू इलेक्शन इन चंद जो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इनको हम जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, इनको हम इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं, और इन्हें ये हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली ये काम सौंपा जाता है कि हम आपको टैक्सेस देंगे और आपकी तनख्वाहें हमारे टैक्सेस से जाएंगी, और आपका जो काम है वो ये काम है कि जो आप हमारी जगह पर लेजिस्लेशंस करेंगे, वो लेजिस्लेशंस जो कि हमें हमारी जो सोसाइटी है उसको पीसफुली रन करने के लिए जो ज़रूरी हैं, वो लेजिस्लेशंस आप करेंगे जो कि हमारे हक़ में बेहतर हैं। और हमारा पब्लिक का काम होगा कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वो हम पब्लिक जो हैं उसकी पाबंदी करेंगे, और आपका जो काम है, आपका काम है हमारे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं, जिसकी आपने कसम खाई है, उसको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। और जब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एसेंस है, उसकी एसेंस ही यही है कि जब दोनों फरीकैन में से एक फरीक अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पीछे हटता है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। तो हम यहाँ पर मफलूज घूम रहे हैं, मजलूम घूम रहे हैं, हमें
गवर्नमेंट आवाम को किसी खाते में नहीं रखती, हर किसी के हुकूक पामाल करती है, कॉमन सिटीजन की कोई औकात नहीं है। आपको अगर किसी नाके के ऊपर अगर कोई इंसान, कोई पुलिस वाला रोक ले और अगर आपसे रिश्वत मांगे और आपके पास कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, आप अगर अदालत में जाते हो, किसी पुलिस के पास जाते हो, वहां पर आपको हक नहीं मिलता। इदारों के पास जाते हो, वहां पर आपकी कोई नहीं सुनता। और मैं जो चाहता हूं वो ये चाहता हूं इस वीडियो के तवज्जुद से कि जब नेक्स्ट टाइम आप गलियों में बच्चों को देखें जिनके पेरेंट्स के पास उनको पढ़ाने के लिए फीस ना हो, और आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि 5 से 16 साल के जितने भी बच्चे मुल्क के अंदर हैं उनकी फ्री एजुकेशन उनका काम है। अगर वो नहीं कर रहे तो वो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी नहीं कर रहे। और अगर आप कहीं पर जॉब लेने जाते हो या कहीं किसी इदारे में जाते हो और वहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, खा वो रिलीजन की बेस के ऊपर हो या आपकी कास्ट की या लैंग्वेज की बेस के ऊपर हो, किसी भी बेसिस के ऊपर हो, अगर डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होती है या जेंडर की बेस के ऊपर भी हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रही। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर, किसी इदारे के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप कमेंट करते हुए, आप स्टेटमेंट देते हुए घबराते हो और आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर गद्दारी का केस लगा देगा या कुछ लोग आपको आएंगे और उठाकर लेके चले जाएंगे, तो ये इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि गवर्नमेंट अपना रोल अपना सही से नहीं निभा रही और जो पब्लिक है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। इसके अलावा अगर आपको ये डर लगता है कि अगर कहीं प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर लाठी चार्ज होगा या कोई भी इदारा आपको वहाँ पर मना करेगा पीसफुली प्रोटेस्ट करने से या कहीं पर असेंबल होने से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 6 आपको ये फुल राइट देता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। और अगर गवर्नमेंट आपके इस एक्शन के दौरान रुकावट बनती है तो ये आपको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी नहीं कर रही। सो दिस इज़ द फाइनल मैसेज के आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके राइट्स क्या हैं और जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या जिसके मुताबिक ये स्टेट इस वक्त रन कर रही है। जब तक हम इस एसेंस को नहीं समझेंगे और इस सारी गेम को नहीं समझेंगे, हम इसी तरह महकूम रहेंगे, मफलूज रहेंगे और मजलूम रहेंगे, और जो हुक्मरान हैं हमारे इसी तरह राइट्स को पामाल करते रहेंगे और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकेंगे।